आज तन्नू को महसूस हो रहा था कि उसको 6 महीने पहले एक योजना के तहत ही घर से बाहर भेजा गया था। दूसरे शब्दों में उसके अपनों ने ही उसे धोखे में रखा था। धोखा भी ऐसा कि रिश्तों पर से विश्वास ही डगमगा जाए। जब से साधना बुआ ने तन्नू को यह बतलाया कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके पापा ने दूसरी शादी की है, तब से उसका मन यह सोचकर बेचैन हो रहा था कि जब वह घर वापस जाएगी तो वहाँ एक ऐसी अजनबी औरत को देखेगी जो उसकी माँ की जगह ले चुकी होगी और जिसे उसको माँ कहकर बुलाना होगा। पापा की शादी की बात सुन तनु के अंदर विचारों के तूफान से उठ रहे थे। माँ के देहांत के बाद तनु ने पापा को जितना दुखी और उदास देखा था, उससे ऐसा नहीं लगता था कि वह कभी दूसरे विवाह की सोचेंगे। वैसे भी माँ जब जीवित थी तो तनु ने उनको कभी पापा से झगड़ते नहीं देखा था। दोनों में बेहद प्यार था। माँ को जब ब्रेन ट्यूमर होने का पता जब पापा को चला तो उन्हें छिप छिप कर रोते हुए तनु ने देखा था। यह जानते हुए भी कि माँ बस कुछ ही दिनों की मेहमान है, पापा ने दिन रात उनकी सेवा की थी। इन सब बातों को देखकर कौन कह सकता था कि वह माँ की बरसी का भी प्रतीक्षा नहीं करेंगे और दूसरा विवाह कर लेंगे। अब जब पापा की दूसरी शादी एक कठोर सच्चाई बन चुकी थी तो तनु को अपने दोनों छोटे भाई बहन की टेंशन होने लगी थी। बहन पूजा से कहीं अधिक टेंशन तनु को अपने छोटे भाई अभी की थी, जो 6वीं कक्षा में पढ़ रहा था। माँ की बीमारी का जब पता चला तो तनु बीकॉम फाइनल में थी और आगे एमबीए करने का सपना उसने देखा था। लेकिन माँ की असमय मृत्यु से तनु का वह सपना पूरी तरह से बिखर गया था। तनु बड़ी थी, इसलिए माँ की मृत्यु के बाद उसको लगा था कि छोटे भाई बहन के साथ साथ पापा की देखभाल की जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर आ गई थी और उसने भी अपने दिलो दिमाग से इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। मगर तनु को आश्चर्य उस वक्त हुआ जब माँ की मृत्यु के 4 महीने बाद ही पापा ने उसको खुद ही एमबीए करने के लिए कह दिया। तनु ने तब यह कहा था कि अगर वह भी पढ़ाई में लग गई तो घर को कौन देखेगा। तो पापा ने कहा, घर की टेंशन तुम मत करो, यह देखना मेरा काम है। तुम अपने भविष्य की सोचो और अपने आगे की पढ़ाई शुरू कर दो। मगर यहाँ एमबीए के लिए सीट का मिलना मुश्किल है पापा। तो क्या हुआ, तुम्हारी साधना बुआ गुजरात में है, सुनने में आता है कि वहाँ आसानी से सीट मिल जाती है। मैं साधना से फ़ोन पर इस बारे में बात करूँगा, वह इसके लिए सारा प्रबंध कर देगी, पापा ने तनु से कहा था। तनु तब असमंजस से पापा का मुंह ताकती रह गई थी, क्योंकि ऐसा करना ना तो घर के हालात को देखते हुए सही था और ना ही दुनियादारी के लिहाज से। लेकिन पापा तो उसको साधना बुआ के पास भेजने का मन बना ही चुके थे। तनु की प्रार्थना और ना नुकुर से पापा का इरादा बदला नहीं था और हमेशा दूसरों के ही घर की हर बात पर टीका टिप्पणी करने वाली बुआ को भी पापा के फैसले पर कोई ऐतराज नहीं हुआ था। होता भी क्यों, शायद पापा जो भी कर रहे थे साधना बुआ के इशारे पर ही तो कर रहे थे। उसे लगा सब कुछ पहले से ही तय था। एमबीए की पढ़ाई तो जैसे उसको घर से निकालने का बहाना भर था। अब सारी बातें तनु के सामने बिल्कुल साफ हो चुकी थी। शायद माँ की मौत के तुरंत बाद ही गुपचुप तरीके से पापा की दूसरी शादी की कोशिशों का सिलसिला शुरू हो गया था। तनु को पक्का यकीन था कि इसमें साधना बुआ ने अहम भूमिका निभाई होगी। माँ की मृत्यु पर साधना बुआ की आंखें सूखी ही रही थी, फिर भी छाती पीट पीट कर विलाप करने का दिखावा करने के मामले में बुआ सबसे आगे थी। एक तो वैसे भी साधना बुआ का रिश्ता दिखावे का था, दूसरे माँ से बुआ की कभी बनी न थी। उनके रिश्ते में खटास रही थी। इस खटास की वजह अतीत की कोई घटना हो सकती थी, इसके बारे में तनु की कोई जानकारी न थी। लगता तो ऐसा है कि माँ के ट्यूमर होने की बात जानते ही साधना बुआ ने दोबारा भाई का घर बसाने की बात सोचनी शुरू कर दी थी। तभी तो जब तब इशारों ही इशारों में बुआ अपने अंदर की इच्छा यह कहकर जाहिर कर देती कि औरत के बगैर घर कोई घर नहीं होता। पापा ने भी शायद दोबारा शादी के लिए बुआ को मौन सहमति दी होगी। तभी तो प्लानिंग के तरीके से सारी बात महीनों में ही सिरे चढ़ गई थी। चूंकि मैं बड़ी व समझदार हो गई थी, मुझसे बगावत का खतरा था, इसलिए मुझे पढ़ाई के बहाने बड़ी चालाकी से घर के बाहर निकाल दिया था। पापा की दूसरी शादी करवाकर
वापस आने के बाद साधना बुआ तनु के साथ ठीक से आंख नहीं मिला पा रही थी और तरह तरह से सफाई देने की कोशिश कर रही थी। किंतु अब तनु को साधना बुआ की हर बात में केवल झूठ और मक्कारी नजर आने लगी थी। इसलिए उसके मन में बुआ के प्रति नफरत की एक भावना बन गई थी। फूफा शायद तनु के दिल और दिमाग के हाल को बुआ से ज्यादा अच्छे से समझते थे। इसलिए उन्होंने नपे तुले शब्दों में उसको समझाने की कोशिश की। मैं तुम्हारे मन की हालत को समझता हूँ बेटी, मगर जो भी सच्चाई है अब तुम्हें उसको स्वीकार करना ही होगा। नए रिश्तों से जुड़ना बड़ा कठिन होता है, लेकिन उससे भी कठिन होता है पहले वाले रिश्ते को तोड़ना। इस सच को भी तुम्हें स्वीकारना होगा। घर जाने के बारे में तनु जब भी सोचती विचलित हो जाती। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगते। कैसा अजीब लगेगा जब वह अपनी माँ के स्थान पर एक पराई और अनजान महिला को देखेगी। वह महिला कैसी और किस उम्र की थी तनु नहीं जानती, मगर वह उसकी सौतेली माँ बन चुकी थी। यह एक हकीकत थी। सौतेली माँ का अर्थ तनु अच्छी तरह से जानती थी और ऐसी माँओं के बारे में बहुत सी बातें उसने सुन भी रखी थी। अपने से ज़्यादा उसे छोटे भाई बहन की चिंता थी। वह नहीं जानती थी कि सौतेली माँ उनके साथ कैसा व्यवहार कर रही होंगी। साधना बुआ तनु से कह रही थी कि वह एक बार घर हो आए और अपनी नई मम्मी को देख ले, लेकिन तनु ने बुआ की बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब उनकी अच्छी बात भी उसे जहर लगती थी। इस बीच पापा का 2-3 बार फोन आया था, पर तनु ने उनसे बात करने से मना कर दिया था। साधना बुआ ने तनु पर घर जाने और पापा से फ़ोन पर बात करने का दबाव बनाने की कोशिश की, तो उसने बुआ को सीधी धमकी दे डाली। बुआ, अगर आप किसी बात के लिए मुझे ज़्यादा परेशान करोगी तो सच कहती हूँ, मैं इस घर को भी छोड़कर कहीं चली जाऊंगी और फिर कभी किसी को नज़र नहीं आऊंगी। तनु की इस धमकी से बुआ थोड़ा डर गई थी। इसके बाद उन्होंने तनु पर किसी बात के लिए जोर देना ही बंद कर दिया था। तनु को यह भी पता था कि वह हमेशा के लिए बुआ के घर में नहीं रह सकती थी। 6 महीने के बाद जब उसकी MBA की पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो उसके पास बुआ के यहाँ रहने का कोई बहाना नहीं रहेगा। तब क्या होगा? आने वाले कल के बारे में जितना सोचती उतना ही अनिश्चितता के धुंधलके में घिर जाती। बगावत पर आमादा तनु का मन उसके काबू में नहीं रहा था। फूफा से तनु कम ही बात करती थी। बुआ से तो उसका 36 का आंकड़ा था, लेकिन उस घर में तनु जिससे अपने सुख दुख की बात करती थी वह थी छाया, साधना बुआ की बेटी। छाया लगभग उसी की हम उम्र थी और बीएड कर रही थी। छाया उसके दिल के हाल को समझती थी और मानती थी कि उसके पापा ने उसकी गैर मौजूदगी में शादी करके गलत किया था। इसके साथ वह तनु को हालात के साथ समझौता करने की सलाह भी देती थी। सौतेली माँ के लिए तनु की नफरत को भी छाया ठीक नहीं समझती थी। वह कहती थी, तनु, तुमने अभी उसको देखा नहीं, जाना नहीं, फिर उससे इतनी नफरत क्यों? अगर किसी औरत ने तुम्हारी माँ की जगह ले ली है तो इसमें उसका क्या कसूर? कसूर तो उसको उस जगह पर बिठाने वाले का है। ऐसा कहकर छाया एक तरह से सीधे तनु के पापा को कसूरवार ठहराती थी। कसूर किसका भी हो, पर तनु किसी भी तरह ना तो किसी अनजान महिला को माँ के रूप में स्वीकार करने को तैयार थी और ना ही पापा को माफ़ करने के लिए। वह तो यहाँ तक सोचने लगी थी कि पढ़ाई पूरी होने पर उसको साधना बुआ का घर भले ही छोड़ना पड़े, लेकिन वह अपने घर नहीं जाएगी। नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ी होगी और अकेली किसी दूसरी जगह रह लेगी। 2 बार मना करने के बाद पापा ने फिर तनु से फ़ोन पर बात करने की कोशिश नहीं की थी। हालांकि साधना बुआ से पापा की बात होती रहती थी। पूजा और अभी से तनु ने फ़ोन पर ज़रूर 3-4 बार बात की थी, लेकिन जब भी पूजा ने उससे नई माँ के बारे में चर्चा करने की कोशिश की तो तनु ने उसको टोक दिया था। मुझसे इस बारे में बात मत करो, बस तुम अपना और अभी का ख्याल रखना। इतना कहते कहते तनु की आवाज़ भीग जाती थी। अपना घर, अपने लोग एक दिन ऐसे बेगाने बन जाएंगे, तनु ने कभी सोचा नहीं था। पहले तो तनु सोचती थी कि शायद पापा खुद उसको मनाने बुआ के यहाँ आएंगे, पर एक एक कर कई दिन बीत जाने के बाद तनु के अंदर की यह आशा धूमिल पड़ गई। इससे तनु ने यह अनुमान लगाया कि उसकी माँ की जगह लेने वाली औरत ने पापा को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। इस सोच में उसके अंदर की नफरत को और गहरा कर दिया।
अचानक एक दिन बुआ ने नौकरानी से कहकर ड्राइंग रूम के पिछले वाले हिस्से में खाली पड़े कमरे की सफाई करवाकर उस पर कीमती और नई चादर बिछवा दी थी। तो तनु को लगा कि बुआ के घर कोई मेहमान आने वाला है। तनु ने इस बारे में छाया से पूछा तो वह बोली, मम्मी की एक पुरानी सहेली की लड़की कुछ दिनों के लिए इस शहर में घूमने आ रही है। वह हमारे घर में ही ठहरेगी। क्या तुमने उसको पहले देखा है? तनु ने पूछा। नहीं, छाया का जवाब था। तनु को घर में आने वाले मेहमान में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही उससे कुछ लेना देना ही था। फिर भी वह जिन हालात में बुआ के यहाँ रह रही थी, उसके मद्देनज़र किसी अजनबी के आने के ख्याल से उसको बेचैनी महसूस हो रही थी। वह ना तो किसी सवाल का सामना करना चाहती थी और ना ही सवालिया नज़रों का। साधना बुआ की मेहमान जब आई तो तनु उसे देखकर ठगी सी रह गई। चेहरा दमदमाता हुआ सौम्य, शांत और ऐसा मोहक कि नजरें हटाने को दिल न करे। होठों पर ऐसी मुस्कान जो बरबस अपनी तरफ सामने वाले को खींचे। आंखें झील की मानिंद गहरी और खामोश। उम्र का ठीक से अनुमान लगाना मुश्किल था, फिर भी 32 और 35 के बीच की रही होगी। देखने से शादीशुदा लगती थी, मगर अकेली आई थी। साधना बुआ ने अपनी सहेली की बेटी को रोशनी कहकर बुलाया था, इसलिए उसके नाम को जानने के लिए किसी को कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी थी। मेहमान को घर के लोगों से मिलवाने की औपचारिकता पूरी करते हुए साधना बुआ ने अपनी भतीजी के रूप में तनु का परिचय रोशनी से करवाया था। तो उसने एक मधुर मुस्कान लिए बड़ी गहरी नज़रों से उसको देखा था। वह नज़रें बड़े गहरे तक तनु के अंदर उतर गई थी। तनु समझ नहीं सकी थी कि उसके अंदर गहरे में उतर जाने वाली नज़रों में कुछ अलग क्या था। तुम सचमुच एक बहुत ही प्यारी लड़की हो। हाथ से तनु की गाल को हल्के से थपथपाते हुए रोशनी ने कहा था। उसके व्यवहार के अपनत्व और स्पर्श की कोमलता ने तनु को रोमांच से भर दिया था। तनु तब कुछ बोल नहीं सकी थी। साधना बुआ रोशनी की जिस प्रकार से आवभगत कर रही थी, वह भी कोई कम हैरानी की बात नहीं थी। एक ही घर में रहते हुए कोई कितना भी अलग अलग और अकेला रहने की कोशिश करे, मगर ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे को सामना हो ही जाता है। तनु और रोशनी के मामले में भी ऐसा ही हुआ। दोनों अकेले में कई बार आमने सामने पड़ जाती थी। रोशनी शायद उससे बात करना चाहती थी, लेकिन तनु ही उसको इसका मौका नहीं देती थी और केवल एक हल्की सी मुस्कान अधरों पर बिखेरती हुई वो तेजी से कतरा कर निकल जाती थी। एक दिन तनु को चौंकाते हुए रोशनी रात को अचानक उसके कमरे में आ गई। तनु को रात देर तक पढ़ने की आदत थी। रोशनी को अपने कमरे में देख तनु चौंकी थी। आप? उसके मुख से निकला था। बाथरूम जाने के लिए उठी थी। तुम्हारे कमरे की बत्ती को जलते देखा तो इधर आ गई। मेरे इस तरह आने से तुम डिस्टर्ब तो नहीं हुई? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तनु ने कहा। रात की शांति में पढ़ना काफ़ी अच्छा होता है। मैं भी अपने कॉलेज के दिनों में अक्सर रात को ही पढ़ती थी, मगर बहुत देर रात तक जागना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अब 1 बजने को है। मेरे ख्याल में तुमको सो जाना चाहिए। रोशनी ने अपनी बात इतने अधिकार और अपनत्व से कही थी कि तनु ने हाथ में पकड़ी हुई किताब बंद कर दी। मेरा यह सब कहना तुमको बुरा तो नहीं लग रहा? उसको किताब बंद करते हुए देख रोशनी ने पूछा। नहीं, बल्कि अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद किसी ने इस अधिकार के साथ मुझसे कुछ कहा है। आज माँ की याद आ रही है। वह भी मुझको बहुत देर रात तक जागने से मना किया करती थी, तनु ने कहा। उसकी आंखें अनायास आंसुओं से झिलमिला उठी थी। तनु की आंखों में झिलमिलाते आंसू रोशनी की नज़रों से छिपे ना रह सके थे। इससे वह थोड़ी व्याकुल सी दिखने लगी। उसने प्यार से तनु के गाल को सहलाया और बोली, जो बीत गया हो उसको याद करके बार बार खुद को दुखी नहीं करते। अब सो जाओ, सुबह बहुत सारी बातें करेंगे। इतना कहने के बाद रोशनी मुड़कर कमरे से बाहर निकल गई। इसके बाद तो तनु और रोशनी के बीच की दूरी जैसे सिमट गई और दोनों के बीच की झिझक भी खत्म हो गई। एकाएक ही तनु को रोशनी बहुत अपनी सी लगने लगी थी। जाहिर है अपने व्यवहार से तनु के विश्वास को जीतने में रोशनी सफल हुई थी। अब दोनों में काफी खुलकर बातें होने लगी। तनु के शब्दों में सौतेली माँ के प्रति आक्रोश को महसूस करते हुए एक दिन रोशनी ने कहा, आखिर तुम दूसरों के साथ साथ अपने से भी इतनी नाराज क्यों हो?
क्या साधना बुआ ने मेरे बारे में आपको कुछ नहीं बतलाया? बतलाया है। गंभीर और शांत नजरों से तनु को देखती हुई रोशनी बोली। क्या? यही कि तुम्हारे पापा ने किसी और औरत से दूसरी शादी कर ली है, वह भी तुम्हारी गैर मौजूदगी में, और तुमको बताए बगैर। तनु की आंखों में झांकती हुई रोशनी ने शांत स्वर में कहा। इतना सब जानने के बाद भी आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैं नाराज क्यों हूँ? तनु के स्वर में कड़वाहट थी। अधिक नाराजगी किससे है, अपने पापा से या सौतेली माँ से? नाराजगी सिर्फ पापा से है, सौतेली माँ से नहीं। रोशनी ने पूछा। नहीं, उनसे मैं नफरत करती हूँ। नफरत? क्या तुमने अपनी सौतेली माँ को देखा है या उनसे कभी मिली हो? रोशनी ने पूछा। नहीं, फिर सौतेली माँ से नफरत क्यों? नफरत तो हमेशा बुरे इंसानों से की जाती है ना? रोशनी ने कहा। सौतेली माएँ बुरी ही होती हैं, अच्छी नहीं। ओह हाँ, मैं तो इस बात को जानती ही नहीं थी। तुम कह रही हो तो यह ठीक ही होगा। बुरी ही नहीं, हो सकता है सौतेली माँ देखने में डरावनी भी हो। हल्का सा मुस्कुराते हुए रोशनी ने कहा। तनु को इस बात से भी हैरानी थी कि साधना बुआ ने अपने घर की बातें अपनी सहेली की बेटी से कैसे कर दी। रोशनी अपने मधुर और आत्मीय व्यवहार से तनु के बहुत करीब तो आ गई थी, मगर वह उसके बारे में ज्यादा जानती न थी, सिवाय इसके कि वह साधना बुआ की किसी सहेली की लड़की थी।